ओके, सो ये लेयर आपकी क्या है? ये लेयर आपकी किडनी की कॉर्टेक्स की लेयर है, और इसके अंदर जो ये आपको पिरामिड शेप दिख रहा है ये आपके पास क्या है? मेड्यूला, ठीक है। नाउ इट इज़ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फिब्रस कैप्सूल। कॉर्टेक्स को कौन कवर कर रहा है? एक फिब्रस से कैप्सूल है वो आपके पास कवर कर रहा है। द मेड्यूला इज़ द इनर लाइट पोर्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। अभी मैंने आपको मेड्यूला दिखाया। इट कंटेन्स द कॉर्निकल प्रोडक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। अभी जो आपको कॉर्निकल शेप के दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कह रहे हैं रीनल पिरामिड्स। ये मेड्यूला का ही पार्ट है, ठीक है। ये पूरा जो हिस्सा है ये मेड्यूला है। इसके अंदर आपको ये पिरामिड्स दिख रहे हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? रीनल पिरामिड्स। रीनल मतलब किडनी, ठीक है। द ह्यूमन किडनी कंटेन्स 12 to 16 पिरामिड्स, ठीक है। ह्यूमन किडनी के अंदर कितने पिरामिड्स होते हैं? 12 to 16। द मेड्यूला कंटेन्स नेफ्रॉन्स। मेड्यूला के अंदर जो क्या है हमारे पास? नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वेयर एज न्यूरॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किसका? किडनी का। किडनी का जब हम बात करेंगे तो नेफ्रॉन्स की बात होगी। अगर न्यूरॉन की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम होगा। और न्यूरॉन जो है वो एक सेल है, नेफ्रॉन जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, अभी हमने पढ़ा। दीज आर द किडनीज, these are tiny kidney tubules where osmoregulation occurs to produce urine. The kidney are connected to the ureter at pelvis. किडनी जो हमारे पास कनेक्ट होती है वो यूरेटर से कनेक्ट होती है at pelvis. Pelvis is a funnel-like space. It is enlarged portion of the ureter inside the kidney. Pelvis क्या है हमारे पास? Pelvis is a funnel-like space, ठीक है। एक funnel space है आपके पास जहाँ पे आपकी यूरेटर जो होगा वो एंड हो रहा होगा, तो आपके पास एक वहाँ पे आपको एक पेल्विस मिलेगा। समझ लें आप, हाइलेक्स के अंदर जो है ना आपको एक रीजन है जो कहला रहा है पेल्विस। हाइलेक्स के अंदर एक रीजन है फनल टाइप का जो कहला रहा है पेल्विस। इट इज़ इन लार्ज पोर्शन ऑफ द यूरेटर इनसाइड द किडनी, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये एक इन लार्ज पोर्शन है, यानी कि बहुत लार्ज पोर्शन है यूरेटर का जो कि आपको किडनी के अंदर मिलेगा, ठीक है। हाइलेक्स ख़त्म होता है तो पेल्विस शुरू होता है, समझ ले। इस तरह का इनका बिल्कुल आपस में ही है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये देख सकते हैं, ये पेल्विस, ठीक है। यहीं पे हमारा हाइलेक्स भी था अगर आपने नोटिस किया हो तो, और यहीं पे हमारा पेल्विस भी है, तो ये सेम बात हो गई। ये यूरेटर आ गया, ये कैप्सूल आ गया। कैप्सूल मतलब आप कह सकते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। ये मेजर कैलेक्स आ गया बीच में। ये जुक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलस, ये मैं आपको समझाऊंगी उसके अंदर, अभी जो नीचे हम पढ़ रहे हैं ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर उसमें समझाऊंगी। माइनर कैलेक्स आ गया हमारे पास। देन कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस, ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। एंड देन रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, जिससे मैंने आपको बताया था ऊपर कि आर्टरीज और वेन्स जो है वो हमारे पास कनेक्ट होती हैं, हाइलेक्स से जो है वो अंदर जाती हैं, न्यूरॉन्स भी, नर्व्स भी जाती हैं, और हमारे पास वेन्स और आर्टरीज भी जाती हैं। तो ये आपके पास वो पोर्शन है जहाँ से वो जाती हैं, ठीक है। आई थिंक ये पूरी डायग्राम जो डिस्कस हो गई है। कॉर्टेक्स मेडुला मैंने बता दिया है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स में क्या होता है? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी यानी कि किडनीज के लिए सब वर्क करते हैं। नेफ्रॉन्स और कहीं नहीं पाए जाते। ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। विच आर माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। और यूरिनरी ट्यूब्यूल्स इनका नाम दिया हुआ है, छोटे छोटे यानी कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, आपको ट्यूब्स की फॉर्म में मिलेंगे, तो इसलिए हमने क्या कह दिया? यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, इनके 4 मेन पार्ट हैं। द बोमेंस कैप्सूल, द प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इसको हम PCT भी बोलते हैं, ठीक है, PCT। नाउ लूप ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। एंड देन डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल विच इज़ DCT। PCT एंड DCT, इससे आपने याद रखना है शॉर्ट फॉर्म। Number of nephrons open into a tube called collecting duct. Nephrons are surrounded by different blood vessels that are connected to the renal artery and renal vein. नेफ्रॉन्स जो होते हैं आपके पास वो आपके ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, और ब्लड वेसल्स किससे कनेक्टेड होती हैं? रीनल आर्टरी और रीनल वेन से कनेक्ट होती हैं। अभी जो मैंने आपको सारे नाम बताए हैं ना, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ओके। सबसे पहले आपके पास ये जो आपकी जो आर्टरीज और वेन्स आ रही होती है, यानी कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो आपके पास रीनल वेन जो आपके पास आ रही होती है, वो आपके पास इस पार्ट से होकर गुजरती हैं। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ है यहाँ पे?
आई थिंक मेंशन नहीं है। चले, एफरेंट आर्टरी का मतलब है जहाँ से ब्लड आ रहा है। एफरेंट मतलब आ रहा है। अगर एक ही जगह यहाँ पे ई लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है ब्लड यहाँ से जा रहा है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद ब्लड यहाँ से जा रहा है। तो एक जगह हो रही है कि एफरेंट आर्टरी इनके ब्लड का आना हो रहा है, और एक जगह हो रही है इसमें से ब्लड जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ ये रेड हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये जो है ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यानी कि यहाँ से ब्लड आएगा। अब ये आपके पास क्या, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जहाँ से ब्लड जो है फिल्टर होकर दोबारा वापस जाएगा, ठीक है। देन आपके पास क्या है, पीसीटी। ये आपको पार्ट दिख रहा है, दिस होल पार्ट, मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ सही से, दिस होल पार्ट, दिस इज कॉल्ड PCT, एंड दिस होल पार्ट इसके बराबर से जो गुजर रहा है, दिस इज कॉल्ड DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड PCT विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो यहाँ पे जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये पूरा लंबा सा, ये कहलाता है हमारा लूप ऑफ हेनले। क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले। इंटरट्यूबुलर आर्टरी बोलो या एफरेंट आर्ट्रियोल बोलो, बात एक ही है ये हमारे पास क्या, आर्टरीज। और वेन्यूल मतलब ये भी न्यू वर्ड है, लेकिन है क्या, वेन्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास टर्म्स दी हुई हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सब एक ही टर्म्स हैं, इनका मतलब है वेन्स और आर्टरीज। देन आपके पास एक नेटवर्क है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडेड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जो यहाँ इन लूप ऑफ हेनले, एफरेंट आर्ट्रियोल्स और एफरेंट आर्ट्रियोल पर चिपका हुआ है, या उनसे मतलब PCT और DCT से रिलेटेड हुआ है, वो आपके पास कहलाता है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज नेटवर्क। अच्छा, अब इन, और ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द कॉल कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से आपके पास सब चीज़ें फिल्टर होकर एंड में आपके पास रिलीज़ की जाती हैं, ठीक है, यूरेटर के मतलब डाली जाती हैं, यूरेटर के पास जो है वो भेजी जाती हैं। नाउ कॉर्टेक्स मेडुलरी जंक्शन, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी। अब हमने जो है वो ऊपर ऊपर का हिस्सा में डायग्राम को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम डिटेल में अंदर जाते हैं, ठीक है, डायग्राम में होता क्या। सबसे पहले आपके पास जो है वो ब्लड यहाँ से आया, ब्लड जो है वो यहाँ से आया, एफरेंट आर्ट्रियोल से आपके पास ब्लड आया, सही है। आपके पास सबसे पहले गया वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर, बोमेंस कैप्सूल बोलो या ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलो, बात एक ही है। इसको हम मेलफ्यूजन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल बोलो चाहे आप मेलफ्यूजन बॉडी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये जो होता है आपके पास, आपकी जो मेलफ्यूजन बॉडी होती है, या आपके पास जो आपका जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो सीव लाइक होता है। सीव लाइक मतलब उसके अंदर जाली टाइप का होता है। तो जाली होने की वजह से क्या होता है, आपका जो सारा ब्लड होता है वो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जो कि मोटी मोटी होती है, जो कि हम नहीं चाहते कि फ़िल्टर हों, ठीक है, वो यूरिन में पास आउट हो, तो वो क्या होती है, वो यहाँ से फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल ली जाती हैं, सही है। फिर आपके पास ब्लड जो है वो आगे पहुँचाती जाता है, समझो छन्नी वाली चीज़ें छान के हमने थोड़ी आगे पहुँचा दी। तो ये जो आपके पास है ना, ये इसके थ्रू जो आपके पास आगे ब्लड जो है वो चला जाता है। देन सबसे पहले आपके पास जाता है PCT के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब इसके अंदर भी आपके पास जो है वो ब्लड फिल्टर होता है। देन ब्लड जाता है आपके पास लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले के अंदर जाने के बाद फिर वो आपके पास ऑल फिल्टर होता है। देन आपके पास DCT में जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, ऑल फिल्टर होता है। देन आपके पास एंड में जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब ये जो बीच में जो आपके पास पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क दिख रहा है ना आपको, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, इनका काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हमें यहाँ इन रास्तों में मिल रही है, PCT में मिल रही है, कोई लूप ऑफ हेनले में आपको चीज़ें मिल रही है, या DCT में आपको चीज़ें मिल रही है जो कि आप नहीं चाहते कि फ़िल्टर हो जाए, आप उसको अपनी बॉडी में सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव वाटर, हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेव हो जाए। तो क्या होता है, ये जो पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क्स हैं ये उन वाटर को या ये उन सब्सटेंसेस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सोक कर लेती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसको दोबारा जो है वो बॉडी में मिला दी जाती हैं। किस तरह से मिला दी जाती है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हमारे पास जो है ये आपके पास जो है PCT है या DCT है, ये लूप ऑफ हेनले, और इसके ऊपर हमारे पास ये कुछ इस तरह का नेटवर्क फैला हुआ है। अब यहाँ सबसे पहले जो सब्सटेंस जो चाहने के बच जाए, रिस्टोर हो जाए, तो वो यहाँ से निकलेगा, वो इनके अंदर जाएगा। देन उसके बाद ये जो होंगी पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क्स जो होंगी वो उसको बॉडी में रिलीज़ कर देंगी। तो इस तरह से क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ तक आपके पास बाहर चला जाएगा।
सही है, तो ये काम होता है पेरिटिबुलर नेटवर्क का। अब ये जो लिखा हुआ है ना टर्म कॉर्टेक्स मेडुलरी जंक्शन, अगर आपने ये देखा हो ऊपर किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी में मेड्यूला में हमारे कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में जो है ना आपके पास जो है ना यहाँ पे ये मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि ये जो आपके पास जो लूप ऑफ हैंडले है ना, जिसका ज़्यादा लंबा लूप ऑफ हैंडले होगा वो ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकता है, क्योंकि वो इस तरह से मौजूद होता है इसके अंदर, इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से मौजूद होता है। जिसका ज़्यादा लंबा लूप ऑफ हैंडले होगा वो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है, जिसका कम होगा वो कम कर सकता है, इस तरह से होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इनके ना आई थिंक 2 नाम होते हैं, ठीक है। एक नाम जो होता है वो जिनका लंबा लूप ऑफ हैंडले होता है उनके लिए होता है, जिसका छोटा लूप ऑफ हैंडले होता है फिर उसके लिए दूसरा नाम होता है। तो फ़िलहाल तो जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉर्टेक्स मेडुलर जंक्शन, जिसके 2 नेम्स होते हैं, मैं आपको बताया, लेकिन अभी मुझे 2 नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो खैर वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो कितना लंबा लूप ऑफ हैंडले है और वो कितनी रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है। ये आपके पास हो गया पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और फिर एंड में क्या होता है, सब होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू जो है आपके पास वो किडनी से यूरिन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, आई मीन यूरेटर तक पहुंचा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी वही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है, प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल विच इज़ PCT, मैंने आपको कहा था ये रहा। Bowman's capsule leads into a short convoluted coiled tubule which passes into the medulla। Bowman's capsule जो है जब पास होकर आता है सबसे पहले किसके पास आता है, वो प्रॉक्सिमल यानी कि PCT के पास सबसे पहले जाता है, जो कि आगे जाके मेड्यूला में चला जाता है। ये आपके पास कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ये आपके पास मेड्यूला का पोर्शन है, आपके पास किसका है, मेड्यूला का पोर्शन है। ये उसका पिरामिड है, अगर आप नोटिस करें तो ये उसका पिरामिड है। अगर मैं थोड़ा सा जूम कम करके दिखा सकूँ, ये देखो, ये देखें, ये उसका पिरामिड है, ठीक है। ये आपके पास जो एरिया आ रहा है ऊपर का ये कॉर्टेक्स का है, एंड ये आपके पास जो है मेड्यूला का, ये पूरा क्या है, पिरामिड है। यानी कि आधा जो हिस्सा है आपके पास वो ऊपर कॉर्टेक्स में है पिरामिड्स का, और आधा जो है मेड्यूला के अंदर है। तो यहाँ पे PCT है, ठीक है। और ये अगर आप गौर से देखें इसको तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन हुआ है Bowman's capsule। Bowman's capsule ये फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू द बॉडी, फिल्टर होता है, मैंने आपको कहा था सीव लाइक का स्ट्रक्चर होता है। अनफिल्टर्ड ब्लड टू ग्लोमेरुलस फ्रॉम द बॉडी, ये आपके पास कौन सी आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर तो इफरेंट, और इसमें अगर आप हटा के ए लगा देंगे तो वो एफरेंट बन जाएगा, सही है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स कौन सी होगी, जिससे आपके पास ब्लड जो है वापस जा रहा है बॉडी के अंदर, अनफिल्टर्ड है, और ये आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स हो गई। देन हमारे पास क्या है, DCT, व्हेन द ट्यूब्यूल्स एंटर्स द कॉर्टेक्स अगेन इट बिकम्स कॉन्वोल्यूटेड अगेन। PCT से जब ब्लड आपके पास लूप ऑफ हैंडले है आपका, सही है, लूप ऑफ हैंडले से आपके पास जब होकर दोबारा जाता है तो वो आपके पास DCT में चला जाता है, जिससे कि हमने यहाँ देखा था। ये PCT है, फिर लूप ऑफ हैंडले है, देन आपके पास जो आ रहा है वो DCT है, ठीक है। वापस से कॉइल हो गया, सबसे पहले कॉइल था, देन आपके पास जो है वो खुल गया, कॉइल था वो खुल गया, लूप ऑफ हैंडले बन गया, देन दोबारा ऊपर जाके कॉइल हो गया। तो ये जो पहले वाली कॉइलिंग थी वो कहला रही थी PCT, जो बाद वाली कॉइलिंग थी वो कहला रही थी DCT, ठीक है। नाउ क्या है हमारे पास, बोमन्स कैप्सूल, ईच नेफ्रॉन बिगिंस इन द कॉर्टेक्स इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया, कप लाइक का स्ट्रक्चर होता है बोमन्स कैप्सूल। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस, जो क्या करते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन करते हैं। और अगर हम बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला दें तो आपस में क्या बन जाती है, मेल्फिजियन बॉडी। बोमन्स कैप्सूल, ये B और C लिखा है मैंने, और प्लस कर दें अगर हम ग्लोमेरुलस को, तो ये आपस में क्या बन जाएगी, मेल्फिजियन, ML, आई एम सो सॉरी, माउस से सर मैं लिख रही हूँ तो इस तरह की आ रही है राइटिंग।
ठीक है, मेल्फिजन बॉडी, बहुत गंदा लिखा है, आई नो। किसको मिलाने से? बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को मिलाने से क्या बन रहा है? मेल्फिजन बॉडी। Now Lupofenle, the tubular enters into the medulla, extends into the renal pyramid and makes a U-like tube back into the cortex. ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है? कॉर्टेक्स से एक ट्यूब निकल के आ रही है जो कि आपके पास मेड्यूला में एंटर कर रही है, वो U-like का स्ट्रक्चर बना रही है, देन आपके पास वो दोबारा कॉर्टेक्स में जा रही है। तो वो जो U का स्ट्रक्चर है ना, वो एक्चुअली में क्या है? लुपोफेनले। मेरा नहीं ख्याल इसको और डिटेल में समझाया जा सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया आपको, अब तक तो समझ आ ही गया होगा। Now function of nephron. The renal artery when enters into the kidney, it divides into the millions of branches called afferent arterioles. ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि afferent arteriole क्या होता है। The blood enters the kidney by renal artery, goes into the afferent arteriole. Blood जो होता है आपस किडनी से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है? renal artery से आता है, यानी कि afferent arteriole से आता है। वो आपके पास क्या होता है? ब्लड जो होता है वो किडनी से एंटर होता है बाय रीनल आर्टरी, वो आपके पास फिर जाता है एफरेंट आर्टियोल्स में, और एफरेंट आर्टियोल से वो किस में जाता है? बोमन्स कैप्सूल में, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, ईच एफरेंट आर्टियोल्स फर्दर डिवाइड्स इनटू द न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज इन बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब समझ में आई आपको बात? एफरेंट आर्टियोल्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, और छोटी छोटी कैपिलरीज किस में पाई जाती हैं? बोमन्स कैप्सूल के अंदर, जो कि आपके पास कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो वो ग्लोमेरुलस कहला रही हैं। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या है आपके पास? छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो ग्लोमेरुलस हैं। नाउ बोमन्स कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेल्फिजन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, ये आपके पास मैंने ऊपर आपको भी बताया कि वो मेल्फिजन बॉडी कहला रही हैं, या फिर आप उनको रीनल कॉर्पस्कल भी कह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज क्योंकि ये टाइप नहीं हुआ है, इस पर मेरे पास हाईलाइटर आ नहीं रहा है। याद रखनी ये बातें हैं क्योंकि ये जो है वो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जाएंगी। ब्लड लीविंग द ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टियोल, जैसे कि मैंने आपको कहा ऊपर लिखी है मैंने स्पेलिंग, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं लिखती। चलो खैर, एंटर्स ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास जो ब्लड जो है वो वापस जा रहा होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू एफरेंट आर्टियोल्स, तो क्या होता है हमारे पास इसको जो एफरेंट आर्टियोल्स है, आर्टरीज के अंदर आपके पास कैपिलरीज होती हैं। अगर आपको पता हो ये बात कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर आपके पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है? अगर हम कैपिलरीज होती हैं, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास जो है ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टियोल से जब निकल रहा होता है तो वो आपके पास ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है, यानी कि उसी के अंदर स्ट्रक्चर है। एक एफरेंट आर्टियोल के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर है ब्लड कैपिलरीज का, उसमें आपका ब्लड जो है वो जा रहा है, और वो किसे सराउंड कर रहा है? वो नेफ्रॉन को सराउंड कर रहा है। ठीक है, नाउ ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड अ लुपोफेनले यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल विच अल्टीमेटली जॉइंस टू फॉर्म अ ब्रांच ऑफ अ रीनल वेन। अब क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज जो है वो आपके पास लुपोफेनले बनाती हैं, ठीक है, यूनाइट करके वो लुपोफेनले बना रही हैं, जो कि आपके पास रीनल वेन से जाके जॉइन हो रहा है। रीनल वेन हमारे पास कौन सी है? यानी किडनी की वेन्स जो हैं, जहाँ से ब्लड हमारे पास जाएगा, बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, वो वाली वेन। ठीक है, नाउ रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। अब आपके हमने ये पढ़ना है कि किडनी से किस तरह से यूरिन बनता है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन पढ़ी कि किस तरह से ब्लड फिल्टर हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि उससे यूरिया कैसे बनता है, यानी कि यूरिन कैसे बनता है। द यूरिया इज़ फॉर्म विद इन द लिवर सेल्स। ठीक है, लिवर सेल्स के अंदर आपके पास यूरिया बनता है। द लिवर, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा था ना, यूरिया एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, अभी हमने पढ़ा था ऊपर लिवर के अंदर, तो सेम वही बात है यहाँ पे भी। The liver stores surplus glucose of food by converting it into glycogen and other food substances, but it cannot store the proteins. Liver जो है हमारे पास प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन ग्लूकोज और बाकी सरप्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, अदर फूड सब्सटेंसेस को स्टोर कर सकता है। और कैसे स्टोर करता है उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। ठीक है, द एक्सेसिव अमाइनो एसिड ब्रेक एंड गेट सम एनर्जी फ्रॉम इट। अच्छा, अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास? प्रोटीन की शॉर्ट फॉर्म जो है, इनकी प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म जो हमारे पास है वो अमाइनो एसिड्स है, उसको ब्रेक किया जाता है लिवर के अंदर और उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? बड़ी चीज़ों को तोड़कर छोटी चीज़ें बनाई जा रही है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसे। नाउ द अमाइनो ग्रुप NH2 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड कॉल्ड डीअमाइनेशन। अच्छा, अब अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड में से निकाल दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन।
अमाइनो ग्रुप क्या है हमारे पास NH2। जब NH2 को रिमूव कर देंगे अमाइनो एसिड में से तो हमारे पास जो ये प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा डीअमाइनेशन। दिस NH2 ग्रुप यानी कि दिस अमाइनो ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ठीक है, जब ये ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में से तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ये आपके पास अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर हम ज़्यादा टाइम तक इसे रखें या इसकी ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में रहे तो ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको निकालना होता है कि हमें इसे एक्सक्रीट आउट करना होता है। अब क्या होता है, सो द लिवर सेल्स क्विकली कन्वर्ट NH3 इंटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो अमोनिया जो हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते अपनी बॉडी के अंदर, और ऐसा तो नहीं है कि फ़ौरन अमोनिया बना और हमने फ़ौरन अमोनिया रिलीज़ कर दिया, इस तरह से तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, वरना सारा टाइम इंसान जो है वॉशरूम में बैठा रहेगा फिर। तो इसलिए क्या होता है कि बॉडी जो है अमोनिया को जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, जो कहलाएगा यूरिया। तो कि उससे थोड़ा ये होता है कि थोड़ा कम टॉक्सिसिटी होती है, थोड़ा कम आपके पास जो है बॉडी को हार्मफुल रहता है, बॉडी को हार्म थोड़ा कम पहुंचाती है वो चीज़। ठीक है, कौन सी चीज़, यूरिया। दिस यूरिया इज़ कैरीड बाय ब्लड टू किडनीज। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि ब्लड जो है उसके थ्रू किडनीज में जाता है यूरिया एंड एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट यानी कि एक्सपेयर हो जाता है, बाहर चला जाता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो एक्सक्रीट इन स्वेट एज वेल। अगर आपने ऊपर लंग्स वाला टॉपिक, स्किन वाला टॉपिक पढ़ा हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो डर्मिस वाली लेयर है हमारे पास, सबसे ऊपर वाली लेयर हाइपोडर्मिस आई थिंक, सॉरी एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनमें जो है जिनसे जो है हमारे पास यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, नाउ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है, सबसे पहले यूरिया फॉर्मेशन देख लिया हमने। यूरिया फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, आपके पास अमाइनो ग्रुप को तोड़कर, ठीक है, उससे हमें अमोनिया बनाया जा रहा है, देन अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया के अंदर। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अमाइनो ग्रुप को तोड़कर अमोनिया बनाया जा रहा है, देन अमोनिया को जो है वो यूरिया में यानी कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। नाउ यूरिन फॉर्मेशन, एक्सेस मिनरल सॉल्ट and nitrogenous waste products, that is urea, creatinine and uric acid, which are poisonous if accumulated. These are removed from the body with water and this mixture is called urine. अच्छा, जो हमारे पास एक्सेस मिनरल सॉल्ट होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे कि अमोनिया वगैरह हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया, क्रेटिनिन हो गए, और एग्जाम्पल्स दी हुए हैं यहाँ पे, वो हमारी बॉडी के लिए क्योंकि हार्मफुल होता है तो हम इन्हें रिमूव कर देते हैं बाय यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनीज। ठीक है, ये आपको पता ही है बात, हमें पढ़ के आ चुके किस तरह से यूरिन बनता है। 2 मेन प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विद इन नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर 2 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एक फिल्ट्रेशन का, एक रीएब्सॉर्प्शन का। ये मैं भी थोड़ा बहुत आपको ऊपर बता के आती हूँ कि किस तरह से फिल्ट्रेशन होती है, किस तरह से रीएब्सॉर्प्शन होती है। फिल्ट्रेशन का मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो है चीज़ें जब पास आउट होती रहती है, जब ब्लड जो है वो आपके पास PCT से, DCT से, लूपोफेनले से जब पास होता रहता है तो उसमें चीज़ें जो हैं वो सब्सटेंस जो है फिल्ट्रेट खुद ब खुद होते जाते हैं। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपके पास उन्हीं वजह से आपके पास जो पेरिटिब्यूलर जो नेटवर्क है वो आपके पास जो है वो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि भाई एक्सक्रीट आउट ना हो तो हम उन्हें सेव कर लेते हैं, हम उन्हें वहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही है, तो ये 2 बातें हमने उसके अंदर डिस्कस करी थी जो कि हम अब पैराग्राफ की सूरत में डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, मैं क्योंकि पैराग्राफ पढ़ के समझा दूँ ताकि कोई किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। डायग्राम तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगी, एफरेंट आर्टरियल डिफरेंट आर्टरियल सब डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास बोमन्स कैप्सूल है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन भी इधर ही हो रही है, एक्सक्रीशन भी, एक्सक्रीशन सब एक साथ हमारे पास आगे मतलब होता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस दिखाया हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, देन आपके पास रीएब्जॉर्प्शन होती है, देन सिक्रीशन होती है, देन एक्सक्रीशन होती है। अब डिटेल तो आपके पास नहीं है ज़्यादा तो मैं आपको ये बताऊंगी नहीं, लेकिन ये है कि मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले फ़िल्टर होता है ब्लड, देन उसमें से चीज़ें रीएब्जॉर्ब की जाती हैं, देन सिक्रीशन होती हैं, कुछ डाली जाती हैं, कुछ चीज़ें सिक्रीट करवाई जाती हैं किडनीज़ के अंदर, उनकी नेफ्रॉन्स के अंदर, देन आपके पास क्या होता है वो एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, नाउ फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ मटीरियल फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, फिल्टर किया जाना यानी कि चीज़ें जो है वो सबसे निकाली जाना, वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। नाउ नंबर 1 है आपके पास की टाइप्स है हमारे पास 2, नंबर 1 है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड नंबर 2 है सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। नाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स एट मेल्फिजन बॉडी। ठीक है, मेल्फिजन बॉडी कौन सी है हमारे पास, ये
बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा मेलफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल। तो इसके अंदर आपके पास क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। व्हेन द ब्लड फ्रॉम एफरेंट आर्टियोल्स एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस लोकेटेड इन द बोमन्स कैप्सूल, जैसे आपके पास होता है ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टियोल से आपके पास ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है या बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाता है, तो सारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, या ब्लड प्लाज्मा क्या बताया था मैंने आपको, जो ब्लड के कंपोनेंट्स कैरी करे, ठीक है। तो यानी कि जो ब्लड होता है, ताकि तो इसलिए हम इसको चाहे ब्लड बोलें चाहे हम ब्लड प्लाज्मा बोलें, बात बिल्कुल एक ही है। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फोर्स आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें आपके पास जो है ब्लड प्लाज्मा हो जाए फोर्स आउट किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा फिल्टर हो गया, फिर हम उन्हें आगे पास आउट कर देते हैं, उसके बाद वो बोमन्स कैप्सूल में चला जाता है। देन आपके पास क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाती है। नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन का मतलब ये कि हम चीज़ें नहीं चाह रहे कि स्पेसिफिकली हम वाटर को सेव कर रहे हैं इसके अंदर, या हम स्पेसिफिकली कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूट है उसको हम सेव कर रहे हैं। हम टिपिकली जो हम नॉर्मल चीज़ें जो हैं जो कि छन्नी में छन जाती हैं, बस समझ लें हमने छन्नी में चीज़ों को छान लिया, ठीक है। हम ये नहीं चुन रहे दाने, हम उसमें से दाने नहीं चुन रहे कि ये चीज़ें हम चाहते हैं सेव हो जाए, ये चीज़ हम चाहते हैं नहीं सेव हो, बस छन्नी में छान लिया। बस छन्नी में छानना आपके पास क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर हम कोई सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन करेंगे, जैसे भाई हमें ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ हमें सेव करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वाटर चाहिए तो वाटर मैंने सेव करना है, ये जो हिस्सा है इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ही सेव होगा और कोई चीज़ हमें फ़िल्टर नहीं होगी, तो वो कहलाएगी सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन अकर्स एट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉर्मुलेट ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यानी कि पीसीटी और डीसीटी के अंदर आपके पास जो काम होता है वो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन से होता है, यानी कि इसमें कुछ खास चीज़ें जो होती हैं वो स्टोर करवाई जाती हैं, यानी कि वो जो है वो फिल्टर करवाई जाती हैं। व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मैं आपको कौन सी बताई थी, जो उनके आसपास ऊपर नीचे घूम रही थी, हमने वो उनका नाम क्या था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिया फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। अच्छा, अब कुछ यूरिया जो होता है आपके पास जो है वो फ़िल्टर कर लिया जाता है, वो आपकी स्किन के थ्रू निकलता है, ठीक है। आपको पता है ये बात। वो किससे फ़िल्टर किया जाता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें हम एनर्जी लगाते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए हम एनर्जी लगाएंगे तो वो कहलाएगा एक्टिव, अगर हम उसमें एनर्जी नहीं लगाएंगे तो वो कहलाएगा पैसिव। इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, ठीक है। तो मैं आपको कहा कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी लगेगी। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, कि अब रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होती है। In a normal adult, about 120 centimeter cube of filtrate is formed in the kidney every minute, ठीक है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, एक जो नॉर्मल बंदा होता है 18 एज का नॉर्मल अडल्ट जो होता है हमारे पास, उसके अंदर 120 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ट्रेट जो है वो आपके पास 1 मिनट में तैयार होता है किडनी के अंदर। इफ़ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट अलाउड टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी एज ग्रीस, द बॉडी विल डिहाइड्रेट एंड दैट मे अकर। अगर इतने सारे अमाउंट का जो यूरिन अगर हम बना लेंगे और अगर हम उसको बॉडी से एक्सपेल्ड करवा लेंगे, एक्सक्रीट आउट करवा लेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, सारे मिनरल्स बाहर निकल जाएंगे, और क्या होगा, हमारी मौत भी वाकई हो सकती है या हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि पानी की कमी का शिकार भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि यूरिन जो है वो हमेशा हम डाइल्यूट फॉर्म में निकालते हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेटेड इतना ज़्यादा यूरिन नहीं होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ होता है। डाइल्यूट का मतलब है पानी मिली हुई चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी से क्या होगा, बहुत सारा पानी जो है वो ह्यूज वाटर लॉस का हमें शिकार होना पड़ेगा। हमारे कुछ यूज़फुल सॉल्ट्स होंगे जो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में यूटिलाइज़ होते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इसीलिए यूज़फुल होता है, ताकि हम जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम एक्सेसिव जो वाटर है, यानी कि जो चाह रहे हैं वाटर को रीअब्जॉर्ब करने को सॉल्ट हमें चाहिए, तो वो हम स्टोर कर सकें, ठीक है, अपने अंदर वापस ला सकें, ताकि जो एक्स्ट्रा है ना, बिल्कुल एक्स्ट्रा मटेरियल सिर्फ वही बाहर निकले, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सामान जो है हमारी बॉडी से बाहर ना निकले ना। इसकी भी नॉन सेलेक्टिव है और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अब मेरा नहीं ख्याल, मुझे नॉन सेलेक्टिव आपको दोबारा से बताना पड़ेगा उर्दू में, ये सेलेक्टिव आपको दोबारा से बताना पड़ेगा, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, आपके पास पीसीटी और डीसीटी में होती है, विदाउट एनी सिलेक्शन, ठीक है। कहाँ पे होती है, पीसीटी एंड डीसीटी। अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है इधर, फिल्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है। फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है, सेलेक्टिव होती है पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर, ठीक है, फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो नॉन सेलेक्टिव होती है पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर, ओके। नाउ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है।
किसके थ्रू होती है? एक हार्मोन के थ्रू होती है जो कि इसका नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज़ कॉल्ड ADH, एंड पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज़ कॉल्ड PTH, एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है, एंड कैल्सिटोनिन। तो ये 3 हार्मोन्स हैं, इनके थ्रू आपके पास जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों को यानी कि सेलेक्टिव चीज़ों को जो है आपकी बॉडी से रिस्टोर करवाया जाता है। और ये सब कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले का जिक्र हमारे पास ऊपर नहीं है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर या नॉन सेलेक्टिव के अंदर। लूप ऑफ हेनले का जिक्र जो है हमारे पास ऊपर नहीं है। लूप ऑफ हेनले के अंदर सिर्फ और सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन ही होती है, फिल्ट्रेशन नहीं होती। फिल्ट्रेशन आपके पास PCT एंड DCT में होती है, एंड आपके पास बोमेंस कैप्सूल के अंदर होती है, या हम कह सकते हैं कि रीनल कॉर्पसल या मेलफिजन बॉडी के अंदर हो सकती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोग इन सब टर्म से वाकिफ़ हो चुके होंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। एट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि PCT, मोस्ट ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स इन अ हेल्दी पर्सन ऑफ द ऑल ऑफ द ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब। ठीक है, क्या चीज़ें रीअब्सॉर्ब की जाती हैं? अमाइनो एसिड्स के पार्टिकल्स, ग्लूकोज के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, कहाँ से? PCT में से। PCT में से आपके पास ये एब्जॉर्ब की जाती है थ्रू द वॉल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स इन सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कहाँ से? बस ब्लड कैपिलरीज जो सराउंड कर रही है यानी कि पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क जो है वो सराउंड कर रहा है आपके पास। PCT में से एब्जॉर्ब होने के बाद वो उसमें जाती हैं और उससे वो क्या होती है आपके पास डिफ्यूजन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास जो आपकी बॉडी में रिलीज हो जाती हैं। समझ आ कि ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ ऊपर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऊपर डायग्राम एक बना कर दिखाई थी कि हमारे पास जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ये PCT है और ये आपके पास जो है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड जो हमने फ़िल्टर किया है या जो हमने रीअब्सॉर्ब किया है, अगर हम पहले यहाँ से निकाल के इसको यहाँ डालेंगे तो वो हमारे पास जाएगा सबसे पहले हमारे नेटवर्क्स के अंदर, कैपिलरीज का जो नेटवर्क है या ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क है जिन्हें हम पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कह रहे हैं उसमें जाएगा। और पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो फिर आपकी बॉडी में उसको डिफ्यूज़ कर देगा यानी कि उसको रिलीज़ कर देगा। तो ये आपके पास यही बात आपके पास यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस रीअब्जॉर्प्शन इज़ हाईली सेलेक्टिव। ठीक है, ये रीअब्जॉर्प्शन जो है वो सिलेक्टिवली होती है एंड ओनली दो सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी आर रीअब्जॉर्ब्ड रेडिली। जिस सब्सटेंस को कहा जाए सिर्फ वही एब्जॉर्ब किया जा सकता है, बाकी एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस हियर। ऑस्मोसिस क्या होता है? आपके पास एक मेम्ब्रेन के थ्रू जब आपके पास वाटर की डिफ्यूजन होगी, वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो कहलाएगा ऑस्मोसिस। अब इस ब्रैकेट को डिस्कस कर लेते हैं। एट द कलेक्टिंग डक्ट सम वाटर इज रीअब्सॉर्ब। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में भी आपके पास वाटर अभी भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। हालांकि कलेक्टिंग डक्ट कौन सी जगह है? बिल्कुल एंड का पार्ट जहाँ पे बस काम ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ पे भी आपके पास अभी भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, वाटर को इतना ज़्यादा हमारे पास बॉडी में बचाया जाता है क्योंकि हम मुश्किल से पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 8 गिलास पानी पीते हैं और हमारा यूरिन इतना ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके क्योंकि ऑलरेडी जो बंदे पानी कम पीते थे उनके अंदर वाटर जो है वो बहुत कम होता है। तो उनकी बॉडी यही चाहती है कि भाई अगर ये बंदा जो है पानी नहीं भी पी रहा तो कम से कम इसकी पानी की कमी बॉडी को ना हो। सही है, लेकिन वो बंदे के ऊपर है कि अगर वो बिल्कुल ही पानी नहीं पिएगा उसके लिए बड़े मसले हो जाएंगे। तभी अगर आपकी नज़र में ये बात पड़ रही हो तो उनकी किडनीज़ ख़राब होती हैं तो उनको पानी जो है वो बहुत कम पीने को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई नोटिस किया हो तो उनको बस 1 ढक्कन या 2 ढक्कन आपको पूरी दिन में पानी पीने की इजाज़त होती है, वो लिक्विड सब्सटेंसेस नहीं पी सकते। तो आप शुक्र मनाएं कि अगर जिनकी किडनी सलामत है कम से कम वो पानी तो पी सकते हैं। एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स such as urea, uric acid and keratin pass out of the collecting duct into the renal pelvis as a mixture called urine। देखिए, ये आपको मैंने बता दिया कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके पास एक्सेस सॉल्ट होता है, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, मेटाबॉलिक एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिक एसिड, यूरिया, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो आपके पास आ गई वो यही हैं, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, केराटिन हो गया आपके पास जो वो रीनल पेल्विस से निकलता है। पेल्विस क्या है रीजन? मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। हाइलेक्स के बाद हमारे पास एक पोर्शन आता है जो कि यूरेटर से कनेक्ट होता है, वो कहलाता है पेल्विस। हाइलेक्स के फॉर्म बाद आपको पेल्विस मिलेगा। ठीक है, तो इससे पास होता हुआ आपके पास यूरिन जो जाता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जाता है। सही है, आई थिंक मैं बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया होगा। एट द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सम वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। ठीक है, DCT के अंदर भी आपके पास कुछ रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है
यहाँ भी आपके पास रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन जो है वो दोनों जगह पे होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा। और कौन सी वाली होती है? नॉन सेलेक्टिव होती है, जबकि सेलेक्टिव जो होती है वो फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन क्या होती है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल में। नाउ रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन, द वाटर पोटेंशियल, the capacity to lose water of blood in the body has to be kept constant because big sudden change in the water potential of blood can lead to serious problem if plasma become too very much dilute water अच्छा, अब हमारी जो बॉडी है उसमें आपको पता है कि वाटर की पोटेंशियल भी रखना, यानी कि वाटर जो है उसका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड मतलब प्लाज्मा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी वाला हो जाएगा, तो सेल्स में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। सेल्स जो हैं वो कॉन्सनट्रेट नहीं रहेंगे, यानी कि अगर आप कभी खून देखें तो खून हमेशा गाढ़ा होता है। ठीक है, वो अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर पानी चला जाएगा तो सेल्स क्या होंगे, वो गाढ़ा नहीं रहेगा। आपका जो ब्लड है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्वेल हो सकता है, यानी कि फूल के बर्स्ट हो सकता है, यानी कि ख़त्म हो सकता है। अगर एक बलून में आप अगर पानी भरते रहेंगे तो एक बलून जो होगा वो एक टाइम पे आके फट जाएगा ना। तो बिल्कुल वही मिसाल है सेल्स के लिए भी। इसलिए हमारा खून का जो है वो गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो वो बिल्कुल समझे यूरिन की तरह बाहर निकल रहा होगा। सही है। On the other hand, if the blood plasma becomes too concentrated, water will move out of the cell by osmosis. As a result of it, the blood cells tissues will become dehydrated and shrink. अच्छा, अब क्या होगा, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तब भी मसला है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तब भी हमारे पास मसला है। क्यों? हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा सेल के अंदर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ब्लड हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, वो ब्लड जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा डाइल्यूट माहौल हो। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो सारा ब्लड है वो आपके सेल से बाहर निकल जाएगा बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं, आपके जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, आपका जो प्लाज्मा है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो श्रिंक होगा तो आपकी ब्लड नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपके हार्ट को ब्लड चाहिए फॉर पंपिंग। दिस कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा, अब ये जो वाटर एंड सॉल्ट का कंटेंट है, इसको जो अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये जो वाटर एंड सॉल्ट की जो कंट्रोल है या बैलेंस है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, एक आसान अल्फाज में। ठीक है, अब वो किस किस तरह से होती है, कहाँ किस किस ऑर्गन्स में होती है, ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। Kidneys is not only an excretory organ, it is also regulates water and salt balance in the blood. ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, वो आपके पास वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। किडनी मेक श्योर दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड स्टेज मोर और लेस कॉन्स्टेंट। आपके पास किडनी ये चीज़ भी मेक श्योर करता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड का वो आपके पास बिल्कुल बैलेंस रहे, वो ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से भी ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है। नाउ दिस इज़ हाइपोथैलेमस, जो कि आपके पास सारी एक्शंस को रिसीव करता है, सारे स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्वेटिंग, दैट लॉस ऑफ वाटर। अब दो आपके पास यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आप तो इनटेक ऑफ वाटर करते हो तो तब क्या होता है, या अगर आपके पास बहुत सारा पसीना आ रहा होता है यानी कि लॉस ऑफ एस्ट्रो होती है तब क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे इनटेक ऑफ वाटर। अगर बहुत ज़्यादा वाटर हम इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे या वाटर इनटेक करेंगे तो हमें क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड इंक्रीजेस। ठीक है, ब्लड के अंदर पास जो है वाटर की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस लेस ADH। ADH एक हार्मोन है, आई थिंक हमने ऊपर डिस्कस किया है अभी। ठीक है, तो वो हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करते हैं। हार्मोन्स जो है वो आपके पास सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्लैंड जो आपके पास हैं वो आपके पास हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है, आपके नेक में होता है। ठीक है, नेक में ही आपके पास बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि आपके पास एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है ADH। तो वो अगर आप वाटर इनटेक ज़्यादा होगा आपका या नॉर्मल होगा तो क्या होगा कि आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH वाला हार्मोन जो है वो थोड़ा कम रिलीज होना स्टार्ट होगा। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब लेस H2O इनटू सेल कैपिलरीज। ठीक है, अब क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट जो होगा वो आपके पास कम से कम H2O को एब्जॉर्ब करेगा।
रेनन प्रोड्यूस इन हाई क्वालिटी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस। अच्छा, वाटर की टेक से क्या होगा, आपके पास डाइल्यूट यूरिन आपका निकलेगा, यानी कि मिलावट वाला, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सही है। इसलिए उसका डाइल्यूट होना, यानी कि यूरिन का पानी मिला हुआ होना, डाइल्यूट होना बहुत ज़रूरी है। रेनन जो है वो आपके पास हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है वाटर की इनटेक से। और फिर आपके पास क्या होता है, वाटर पोटेंशियल और ब्लड जो है ये इस तरह से नॉर्मल रहता है, यानी कि इस तरह से बैलेंस रहता है, ठीक है। अब कोई जो है वो आपके पास स्वेटिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो क्या होता है आपके पास ब्लड वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ADH हार्मोन जो है उसका रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, या वो आपके पास रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है आपके पास वो H2O को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, सही है। और यूरिन जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकलना स्टार्ट होता है और कॉन्सनट्रेटेड निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए ठीक। और फिर इससे क्या होता है, बस जो है बॉडी जो है वो नॉर्मल जाती है। तो ये दोनों तरीके से आपके पास दिया हुआ है किस किस तरह से, किस किस कंडीशंस में आपकी किस किस तरह से बॉडी सर्वाइव करती है। ओके, सो नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी स्टोन। अ किडनी स्टोन इज अ सॉलिड मास that forms from the crystals of calcium oxalate और कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, किडनी स्टोन जो है वो स्टोन्स होते हैं किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के या कैल्शियम कार्बोनेट के। समटाइम्स द यूरिक एसिड एंड सिस्टीन आल्सो प्रेजेंट इन इट। कभी कभार जो होता है इन स्टोन्स के साथ आपको यूरिक एसिड या सिस्टीन भी मिलेंगे। अच्छा, यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, अब आप लोग किसी के दिमाग में क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि यूरिक एसिड जो है वो तो पास आउट हो जाता है, तो फिर उसके सॉलिड मास किस तरह से, मतलब। तो भाई देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि हम सही से यूरिन फ़िल्टर नहीं हो पाता किडनी किसी डिसऑर्डर की वजह से, या फिर आपके पास ऐसा होता है कि आप यूरिन को बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर फ़िल्टर करके रखते हो। आप उसे आप स्टोर किडनी को बहुत टाइम तक, यूरिन को अपने अंदर बहुत टाइम तक आप जो है वो स्टोर करके रखते हो, उसे आप मतलब एक्सपेल्ड आउट नहीं करते, एक्सक्रीट आउट नहीं करते, तो क्या होता है आपके पास वो एक एसिड में बन जाता है। और वो एसिड क्या होता है आपके पास छोटे छोटे फॉर्म्स में बन जाता है, मास के फॉर्म में, जो आपके पास फिर एक सॉलिड मास बना देते हैं, यानी कि किडनी स्टोन बना देते हैं। दिस मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम यूरिन, प्रेसिपिटेट इन किडनी एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो ये सब सब्सटेंस है ये आपके पास डिपॉजिट होते रहते हैं और एक स्टोन बना देते हैं आपके पास किडनी के अंदर, ठीक है। Sometimes these stones are not hard, therefore they break into sand-like crystals which are passed out of the body with urine without pain. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, कभी कभार ऐसे बन गए स्टोन्स तो आपके पास वो इतने हार्ड नहीं होते, अब आपके यूरिन के थ्रू ही पास आउट हो जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और कभी कभार होता है कि वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं स्टोन्स, आपकी किडनी टिश्यूज़ को डैमेज कर रहे होते हैं, कहीं भी वो स्टक हो सकता है, यानी कहीं भी वो यूरिनरी ट्रैक में फंसे हुए हो सकते हैं, बहुत इतने बड़े हो गए हों अगर वो, और आपकी किडनी टिश्यूज़ को ख़राब कर रहे होंगे। इस वजह से क्या होगा कि आपकी रीनल फेल हो सकता है, यानी किडनी जब ख़राब हो सकती है, या आपकी किडनी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो आप मेडिकेशन के थ्रू वो काम कराओगे, या फिर आप जो है उसको मेडिकेशन के थ्रू ब्रेक हो सकते हैं स्टोन्स, या फिर अगर आप चाहो तो आप लेज़र्स के थ्रू, लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू भी आप उसे ब्रेक करवा सकते हो। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर स्टोन जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे लिथोट्रिप्सी के थ्रू जो है हम उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप उन्हें वेव्स के थ्रू, यानी कि आप उन्हें साउंड वेव्स के थ्रू, या आप उन्हें वेव्स के थ्रू जो है उन्हें तोड़ के आप उन्हें यूरिन के थ्रू पास आउट करवा सकते हो, ठीक है। अगर कोई इतना मतलब कि बड़े नहीं हैं साइज़ के स्टोन्स, ठीक है। अगर आपके पास लार्ज साइज़ है तो वो आपके पास लिथोट्रिप्सी से भी ब्रोकन नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको रीनल की सर्जरी, यानी कि किडनी की सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा। द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ द ओनली मेजर टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में स्टोन्स नहीं बनेंगे। अगर कहीं आपके पास यूरिन कभी स्टोर रह भी जाता है किडनी के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो पानी के थ्रू जो है, वाटर से आपके पास ये होगा कि वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए यूरिन के थ्रू, वो कहीं रह ना जाए। अगर वो रह गया तो वो पड़े पड़े आपका स्टोन बना सकता है। तो उसका सिर्फ एक हल यही है कि आप जो है ज़्यादा वाटर इनटेक करें। नाउ किडनी फेलियर। समटाइम्स द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग, इट्स कॉल्ड किडनी फेलियर। कभी कभार ऐसा होता है कि नेफ्रॉन्स जो है वो स्टॉप अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो वो किडनी फेलियर का नतीजा बन जाता है। ये मेनली किस वजह से होता है,
सॉल्यूट डिसबैलेंस इन ब्लड एंड किडनीज, कि या तो आपके पास आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो ठीक नहीं है, आपके जो अंदर है वो सॉल्यूट का जो बैलेंस है वो ठीक नहीं है आपके ब्लड में, तो और आपकी किडनी से इस वजह से भी आपकी किडनी फेलियर का नतीजा बन सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, कभी कभार आपकी सिर्फ एक किडनी फेल हो जाती है, एक किडनी में भी इंसान ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। द फेलियर ऑफ किडनी अलाउज यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड, ठीक है। अगर आपके पास आपकी बॉडी में किडनी फेल हो गई तो आपके पास क्या होगा, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, वो आपके पास रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, आपकी बॉडी से निकल नहीं पाएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर ही वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, यानी घूमते रहेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, आपके सॉल्यूट जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, द अमाउंट ऑफ H2 इज़ नॉट रेगुलेटेड ऑल्सो, आपकी जो वाटर का रेगुलेशन है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा, और आपके पास या तो डेथ हो जाएगी, या फिर अगर आप उसको किसी मशीन के थ्रू, यानी कि डायलिसिस होता है हमारे पास किडनी फेलियर के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए हमारे पास डायलिसिस की मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू अगर हम फिल्टर करें तो वो ज़िंदा रह सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी डेथ हो सकती है। नाउ किडनी डायलिसिस, इसका लास्ट ऑप्शन यही कि आप किडनी डायलिसिस कराओ, या फिर आप किडनी को वो करवा लो, क्या बोलते हैं, किसी से किडनी ले लो और आप उसे अपने अंदर लगा लो, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जा सकती है, या फिर हम उन्हें क्या डायलिसिस की मशीन पे डाल सकता है, क्योंकि आपके पास पता है कि क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक किडनी पर भी इंसान सर्वाइव कर सकता है। इस वजह से इफ़ डोनर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर डोनर नहीं है आपके पास तो आप उसे डायलिसिस मशीन पे डाल दो पेशेंट को, और डायलिसिस मशीन पे क्या होता है, वो किडनी का काम करती है। किडनी का काम कैसे करती है कि पेशेंट के ब्लड को जो है फ़िल्टर करती है, उसमें सारे वेस्ट निकालती है, और फिर दोबारा उसको पेशेंट के बॉडी में डाल देती है, फिर पेशेंट की बॉडी से वो जब वो समझने कि आप मशीन के अंदर ही ना यूरिन बन रहा होता है, वो यूरिन बन के बस डायरेक्ट आपकी बॉडी में चला जाता है। किडनी का जो काम है ना फिल्ट्रेशन का, वो मशीन कर रही होती है बस, ठीक है। और फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट द पेशेंट नीड्स टू अंडरगो डायलिसिस 2-3 टाइम्स अ वीक, 2 से 3 दफ़ा जो आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक आपको ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, या तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। और अगर बेबी छोटा है, बहुत ज़्यादा कोई बच्चे किसी का कोई बच्चा हो और उसका मतलब इस तरह कोई मसला हो जाए, तो ये भी होता है कि आप 1 महीने में 2 बार करवा लें, 1 महीने में 1 बार करवा लें, या 2 महीने में 4 बार करवा लें, इस तरह से भी होता है। और अगर पेशेंट जो है वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी बॉडी को नीड भी ज़्यादा है, तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी होता है, सही है। और कितने इसके सेशंस होते हैं, 3 to 5 आवर्स का इसका एक सेशन होता है, ठीक है। ये मशीन आपके पास, ये आपके पास जहाँ से ब्लड जा रहा है, ये पंप है, ठीक है। पंप पर आपके पास जो है ब्लड आपको आगे फ्लो करवा रहा है, ये एक मशीन लगाई गई जिससे आपके पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि ब्लड जो है उसका आपके पास क्लॉट नहीं बनेगा, यानी गुच्छा नहीं बनेगा। देन यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ मशीन है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं, जिससे हमारे पास जो है ब्लड फ़िल्टर हो रहा है। देन आपके पास ये जो है क्लीन ब्लड जो है फ्लो होकर दोबारा से आपके हाथ में जा रहा है, यानी कि दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये पूरी होगी डायलिसिस मशीन। देन अब समरी है, समरी मेरा निकाल मुझे रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलरेडी वही सब टॉपिक्स जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी कोई अगर आप क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।